ध्यान से हिंदू और मुस्लिम में नहीं बांटा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में बांट दिया। हिंदुस्तान की बेटी को जिसने पहले भी हमारे देश का नाम रोशन किया, हमारे देश के हर मुकाम पर वो खरी उतरी है, आज तुम उसको इस तरीके की बदनामी दे रहे हो। शर्म नहीं आती तुमको? दूसरी बात, अगर इस बात को कोई कांग्रेस का या विपक्ष का नेता बोल देता तो अब तक पुलिस उठा के ले जाती, लेकिन विजय साहब पे कितने मुकदमे हो गए। आपने पूरी देश की जितनी बेटियां सेना में हैं, सोफिया कुरैशी का अपमान नहीं है, जितनी बेटी सेना में सब बेटियों का अपमान किया। क्या भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी इस चीज के लिए? क्या देश के प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे, गृह मंत्री माफी मांगेंगे, विदेश मंत्री माफी मांगेंगे? 2000 साल पहले तक भारत में शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था और न्याय व्यवस्था विश्व में सर्वोत्तम मानी जाती। हमारी शिक्षा, चिकित्सा और न्याय व्यवस्था नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलती। आज सबसे ज्यादा लूट शिक्षा, चिकित्सा और न्याय व्यवस्था में चल रही है। इस समय स्कूलों में एडमिशन हो रहे हैं, लूट चल रही है स्कूलों में। सब लोग इस लूट से परेशान है। किताबों में लूट, यूनिफॉर्म पे लूट, फीस में लूट, एडमिशन के नाम पे लूट। एडमिशन फी एक बार लगनी चाहिए, लेकिन स्कूल में हर साल एडमिशन फी लगती। और ये सब कुछ शिक्षा विभाग को पता है, शिक्षा मंत्री को पता है, सरकार को पता है, शासन को पता है, कलेक्टर को पता, सबको पता। ये जो कोचिंग माफिया हैं, जो शिक्षा माफिया हैं, जो किताब माफिया है, ये जो स्कूल माफिया है, इन्होंने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया है और शासन प्रशासन देख के चुपचाप खड़ा है। आम जनता के पास कोई रास्ता नहीं। जो किताबें एनसीईआरटी की 50 रुपए की मिलती है, सेम वही किताब, वही सिलेबस, उतने ही चैप्टर प्राइवेट पब्लिशर 500 रुपए में बेच रहे हैं। 10 गुना ज्यादा रेट। मध्य प्रदेश में एक अच्छी घटना हुई है। जबलपुर के डीएम ने इसका संज्ञान लिया है कि उन्होंने सभी स्कूलों से कहा भैया एनसीईआरटी किताब लागू करो, और उन्होंने लागू किया और उसका फायदा ये हुआ कि कम से कम वहां के पेरेंट्स को थोड़ी सी आराम मिल गया। लेकिन ये व्यवस्था पूरे देश में होनी चाहिए, केवल जबलपुर में क्यों? केवल एक कलेक्टर ये काम क्यों करे? ये काम तो शिक्षा मंत्रालय का है, ये काम केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का भी है और राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का भी है। मेरा मानना है भारत में, चलो ठीक है, एजुकेशन को हमने व्यापार बना दिया, लेकिन इतना भी व्यापार नहीं बनाना चाहिए जितना आज की डेट में हो गया। भारत में शिक्षा व्यवस्था निःशुल्क थी पहले, शिक्षा, चिकित्सा और न्याय व्यवस्था निःशुल्क। आज शिक्षक, चिकित्सक और हमारे जज मोटा पैसा वसूल रहे हैं। तो ये जो तीन व्यवस्था हमारी जो दुनिया। राहुल गांधी को एक चीज समझ में आना चाहिए कि भाई आप मोदी जी से एक चीज तो सीखो, वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, मोदी जी का इस पे ध्यान नहीं रहता है। उनको इतना ध्यान रहता है कि लोगों को अच्छा लगना चाहिए। 100 स्मार्ट सिटी बने ना बने वो अलग मैटर है, अच्छा लगना चाहिए। यहाँ पर गुजरात समाचार अखबार के मालिक बाहुबली शाह को 20-25 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया है। अगर ऐसा है तो यह मामला केवल एक अखबार का नहीं है। जिस समय सरकार को उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था जिनकी वजह से पहलगाम की सुरक्षा में चूक हुई, तो अखबार के मालिक को जेल में डाला जा रहा है। क्या आपने सुना कि जिन जिन लोगों की जिम्मेदारी थी पहलगाम जाने वाले यात्रियों की सुरक्षा की, उनसे पूछताछ हो रही है? 30 घंटे की पूछताछ, 40 घंटे की पूछताछ हो रही है। क्या आपने ऐसी कोई भी खबर सुनी? लेकिन गुजरात के एक बड़े अखबार के दफ्तर पर छापा पड़ता है, कई दफ्तरों पर, और इसके मालिक बाबूलाल शाह को 25 साल पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि गुजरात समाचार को खामोश करने की कोशिश सिर्फ एक अखबार की नहीं, पूरे लोकतंत्र की आवाज दबाने की एक और साजिश है। जब सत्ता को आईना दिखाने वाले अखबारों पर ताले लगाए जाते हैं, तब समझ लीजिए लोकतंत्र खतरे में है। आपने भारत का एयर डिफेंस सिस्टम देखा जी, लेकिन हम लोगों ने पाकिस्तान का कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं देखा। जी हमने दिखाया नहीं, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, आपके पास S-400 है, काफी एडवांस है, मानते हैं जी। हमारे पास उससे भी हाईटेक है S-500 BC। अच्छा, S-500 BC क्या है इसमें? दिखाई देता हूँ, लेके लेके आए जी। ये देखें भाईजान, S-500 BC है, इसमें हाईटेक टेक्नोलॉजी है, हमारी एयरफोर्स ने डाली है। लक्स कोजी की एडवांस हाईटेक इलास्टिक अच्छे से निकाली है इमरान खान। ये आपका एयर डिफेंस सिस्टम है। देखिए ये लेजर गाइडेड मिसाइलें भी फ्लो करता। कहाँ है इसमें लेजर? ये देखें लेजर गाइड कर दूं लेजर गाइड। ये देखें निशाना लग गया, ये हमने ले ली और मार दो जनाब। थोड़ा सा सवेलियन की तरह मर जाए। नहीं, हटाइए इसको। नाक पे मार दो जनाब, हटाइए इसको। थोड़ा सा बोंड पे मार दो। बोंड पे क्यों मारेंगे? मार दो, बताइए। नहीं, क्यों मारेंगे आप? हटाइए उसको। अच्छा तो सीज फायर कर दे। हाँ, सीज फायर कर दीजिए। ठीक है जी। इस सीज फायर बोल के आपने फायर कैसे कर दिया? मिसाइल है जी, चला दी। आप हमेशा यही करते हैं, चला देते। और कौन चलाता है ये इक्विपमेंट? ये तो दी हमारा एयर मार्शल रिजवान, मोहम्मद रिजवान वो चलाता है। उसका निशान अच्छा हो गया, जे आ गया रेंज में। लक्स कोजी, ये अंदर की बात है जी। भारतीय सेना और देश का अपमान करने में भाजपा नेताओं का कोई जोड़ नहीं है। अब नया बयान मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का आया है। उनका कहना है कि पूरा देश, सेना और सैनिक पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। अब मैं सच में कंफ्यूज हूं कि भाजपा के नेता खुद मूर्ख हैं या वो पूरे देश को मूर्ख समझते हैं। उन्हें क्या लगता है
ये देश और देश की जनता उनकी बपौती है। वो खुद को राजा और जनता को प्रजा। वैसे यही नहीं थमे, ओवैसी ने पाकिस्तान की बदहाली पर भी खूब तंज कसा। कहा जो IMF से $1 बिलियन की भीख मांग रहे हैं, जो आधिकारिक तौर पर भिखारी बन गए हैं, वो आतंक का धंधा चलाते हैं। मैं इन्हें इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड कहता हूं। उन्होंने अमेरिका पर भी सवाल उठाया। कहा अमेरिका, जर्मनी, जापान जैसे देश एक आतंकवादी देश को इतने पैसे क्यों देते हैं। टर्की से भी कहा कि जब तुम अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए दुश्मन पर हमला करते हो, तब तुमने नहीं सोचा भारत जब कर रहा है तो भारत पर सवाल क्यों खड़े करते हो। ओवैसी का टर्की पर सवाल उठाना, पाकिस्तान पर सवाल उठाना इस देश में लोगों को ताकत देता है, क्योंकि कई बार लोग धर्म के नाम पर सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जब ओवैसी जैसा नेता इतनी मजबूती से, इतने तीखे तंज में ये बात कहता है कि मुसलमान हम बाद में हैं, पहले हम भारत के वासी हैं और भारत सबसे पहले आता है, तो फिर इस देश में यंग लड़के जो ओवैसी को सुन रहे हैं, उन्हें भी एक नया जोश मिलता है और देशभक्ति की भावना से वो भी लबरेज होते हैं। बिहार के मोतिहारी में तिरंगे की पगड़ी पहनकर ओवैसी ने हुंकार भरी। कहा मैं भारत से मोहब्बत करता हूं, मेरी आलोचना वोट की सियासत के लिए नहीं, सच्ची देशभक्ति के लिए है। ओवैसी ने इस देश के मुसलमानों से कहा कि अगर जिहाद करने का शौक है तो फिर आतंकवाद के खिलाफ जिहाद करो। क्या यह महज इत्तेफाक था कि जनवरी के महीने में ज्योति मल्होत्रा कश्मीर के पहलगाम में होती है, फिर मार्च के महीने में वो पाकिस्तान जाती है और उसके बाद अप्रैल में पहलगाम लहूलुहान हो जाता है। सर्दियों में जब आमतौर पर पहलगाम में टूरिस्ट गायब होते हैं, क्या ज्योति मल्होत्रा इत्तेफाकन वहां मौजूद थी या पहलगाम की खूनी साजिश का वो भी हिस्सा थी। एक साधारण सी इन्फ्लुएंसर आखिर 2 साल में 3 बार पाकिस्तान का वीजा कैसे पा लेती। चलो मान लिया पहली बार पाकिस्तान देखने की शायद उत्सुकता हो, हालांकि पाकिस्तान देखने की उत्सुकता किसको होती है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि चलो ठीक है देखने गई। लेकिन फिर दूसरी बार, तीसरी बार, ये केवल इत्तेफाक है। एक साधारण से इन्फ्लुएंसर मरियम नवाज से कैसे मुलाकात कर लेती है। पाकिस्तान में अधिकारी दानिश उसका दोस्त कैसे बनता है। और अगर यह भी इत्तेफाक है तो क्या वजह रही होगी कि ISI के शाकिर को उसने नाम बदलकर जट रंधावा के नाम से सेव किया था। क्या पहलगाम की खूनी साजिश का वो पूरी तरह से हिस्सा थी या सिर्फ गलत वक्त पर गलत जगह मौजूद थी। सरकार अपने पैसा से एयरपोर्ट बना रही है और उसका लाइटिंग वुटिंग सब करा रही है, अपने पैसा से करा लिया। अब प्राइवेट को दिया जा रहा है कि चलाइएगा आप। रे बकलोलवा, जब तोरा प्राइवेटवे को देना था तो जनता के पैसा से बनैला बिना का जरूरत था। जब अडानी अंबानी रिलायंस को देना है तो दो भैया, कौन मना किया है यहाँ पर। तो बना के दो, उसे पब्लिक के पैसा से बनेगा, तब तो हम लोग को भी दे दो, हम लोग भी चला लेंगे। नहीं चला लेंगे, बढ़िया से चला लेगा आदमी। हम सब लोग को पता है कि इधर से विदाउट टिकट वाला घुसता है, जहाज में विदाउट टिकट, रेलवे बकलोलिया जहाजों में। इसका हिम्मत देख रहे हो, जहाजों में विदाउट टिकट के लिए सोच रही है, ढकेल देगा ऊपर से यहाँ।